हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकु चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी सीडीपी की जो क्लास थी वो ख़त्म हो चुकी है। और आज हम आपके लिए जो लेकर आए हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आए हैं सीडीपी के दोस्तों। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये रहा। आपको बताना है, निम्नलिखित वर्णों को पढ़िए तथा कोलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। अतःकरण के सब चयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है, जो क्या कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवताओं के लिए वैध होता है दोस्तों। तो कौन सा होगा? यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, या हमारा सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो कौन सा होगा दोस्तों? वो होगा हमारा कौन सा? सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन दोस्तों। तो ये कितने चरणों में दिया था? ये 6 चरणों में दिया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? कोलबर्ग के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? कोलबर्ग के द्वारा दिया गया था। कितने चरणों में दिया गया था? 6 चरणों में दिया गया था। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहा, आपको बताना निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? संजीवात्मक चिंतन, सुरक्षित रखने की योग्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, द्वितक वर्तुल प्रतिक्रियाएं। तो दोस्तों क्या होगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? सुरक्षित रखने की योग्यता दोस्तों। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा है जीन पियाजे। किसके बारे में दोस्तों ने बात किया है? जीन पियाजे के बारे में और ले वाइगोस्की के बारे में। जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? किसको दोस्तों? संरचनावादी अधिगम को। कौशलों का अर्जन, प्रतिक्रिया का अनुबंधन, निष्क्रिय आवृत्तियां प्रतिक्रिया, या सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया दोस्तों। तो किसमें देखते हैं दोस्तों? वो देखते हैं हम सक्रिय विनियोजन के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के अंदर, प्रोसेस टू मीनिंग मेकिंग बाय द एक्टिव एंगेजमेंट दोस्तों। आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। समाचार पत्रों से कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक प्रभावी रणनीति है दोस्तों? लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए, या फिर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, या फिर किसको दोस्तों? भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए। कौन सी भूमिकाएं? रूढ़िवादी भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, या फिर क्या? रूढ़ियों का सामना करने के लिए दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर होगा लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। आगे देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? मीडिया करता है, विद्यालय करता है, परिवार करता है, या पास पड़ोस करता है दोस्तों? यहाँ आस आएगा। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो कौन करता है दोस्तों? ये हमारा सभी करते हैं दोस्तों। चार के चार कौन कौन करते हैं? मीडिया भी करता है, विद्यालय भी करता है, परिवार भी करता है, और हमारे आस पड़ोस भी करता है दोस्तों। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा, हावर्ड गार्डनर के किसके दोस्तों? हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से मुक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है? दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्रिया को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। तो क्या होगा दोस्तों? प्रकृतिवादी कहलाएगा, अंतर्वैयक्तिक, अंतवैयक्तिक, या फिर नैदानिक। तो दोस्तों क्या कहलाएगा हमारा? अंत व्यक्ति कहलाएगा दोस्तों। इंटर पर्सनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंटर पर्सनल कहलाएगा। आगे देखते हैं। आगे हमारा, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण होने चाहिए? बच्चों को गैर उपलब्धि वाले, निम्न उपलब्धि वाले, औसत एवं उच्च उपलब्धि वाले के रूप में अलग करना एवं नाम देना, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना,
समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति के बारे में पता लगाना, या फिर बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता-पिता के साथ चर्चा करना। क्या पूछा दोस्तों? उसने पूछा बच्चों के मूल्यांकन के लिए इनमें से कौन-सा कारण होने चाहिए दोस्तों? कौन-सा कौन-कौन सा कारण होना चाहिए? तो क्या होगा इसका? तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका? इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन-कौन सा? कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार करना। और कौन सा हो जाएगा? समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तन एवं प्रगति के बारे में पता लगाना। और कौन सा हो जाएगा? बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता-पिता के साथ चर्चा करना दोस्तों। ये नहीं होगा दोस्तों। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? पाठ्यपुस्तक केंद्रीय अधिगम, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, मानक निर्देश एवं मूल्यांकन, बाह्य प्रेरणा एवं एकरूप मूल्यांकन मानदंड। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक लर्निंग, बिलीफ इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस एंड असेसमेंट। तो दोस्तों क्या होगा इसका? तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। बिलीव इन द बिलीफ इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड दोस्तों। आगे देखते हैं। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों? किसके बारे में? व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में क्या महत्वपूर्ण है? वंशागत विशेषताओं पर विचार करना, जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना, जो लोगों को प्रभावित करते हैं। शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पार पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करना। तो क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? इसका आंसर हो जाएगा हमारा वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करना। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने के क्या महत्वपूर्ण है दोस्तों? क्या महत्वपूर्ण उसके लिए? वंशागत वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करना दोस्तों। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है दोस्तों। विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है। विकास की सटीक गति एवं प्रगति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, बताइए। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। तो दोस्तों कौन कौन से इसके? व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग गति से विकास होता है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है दोस्तों, जो जन्म से लेकर मरण तक चलता है। विकास समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता रहता है दोस्तों। विकास कभी भी नहीं रुकता है। तो विकास क्या है? क्रमिक चलता रहता है। तो इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? वो हमारा हो जाएगा विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। आगे देखते हैं। आगे हमारा अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफ़ी अधिक होती है, या फिर लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही विवेचन है? तो कौन सा दोस्तों? ये हो जाएगा हमारा यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है दोस्तों। किसका है? एक लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। आगे देखते हैं।
एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? केंद्रित बच्चों की, क्षतिग्रस्त बच्चों की, सृजनात्मक बच्चों की, अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की। दोस्तों क्या पूछा उसने? एक समस्या को की मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? दोस्तों the ability to come up with original and divergent solution to a problem is primary characteristic of egocentric children। दोस्तों impaired children, creative children या children and learning disability। दोस्तों तो क्या होगा इसमें से? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा हो जाएगा सृजनात्मक बच्चों की, इनकी क्रिएटिव चिल्ड्रनों की। दोस्तों किसकी? क्रिएटिव चिल्ड्रनों की। आगे देखते हैं। दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? दोस्तों किसके? दृश्य रूप से बाधित, जो मतलब क्या दोस्तों, देख नहीं सकते विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किन 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 बातों का ध्यान रखना चाहिए? आपको बताना है। स्पष्ट रूप से बोलना और छूकर महसूस कराने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग कराना, कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना, समय अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके, या अनेक प्रकार के लिखित कार्यों विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना। तो क्या होगा दोस्तों? तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? कई प्रकार की दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना। यूज ए वेराइटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन। दोस्तों आगे देखते हैं। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए, सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, या प्रयोग नहीं करना चाहिए? क्या पूछा दोस्तों उसने? सहयोगात्मक कोऑपरेटिव लर्निंग एंड प्री ट्यूटोरिंग इज एन इंक्लूसिव क्लासरूम। दोस्तों तो क्या होगा इसका आंसर? क्या करना चाहिए दोस्तों? तो क्या करना चाहिए? सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है? एक रूप निर्देश, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, मानकीकृत परीक्षण, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, या विशिष्ट शिक्षा योजना। दोस्तों तो कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है? दोस्तों अधिक महत्वपूर्ण है, तो कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा हमारा विशिष्ट शिक्षा योजना, इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान। दोस्तों आगे देखते हैं। आगे हमारा, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते। पठन अक्षमताओं अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखन में कमी है। सृजनात्मक अधिगमकर्ता अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे हैं। अवधानात्मक कमी अधिगमकर्ता उच्च अभिप्रेरणा लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं। तो क्या होगा दोस्तों? क्या पूछा उसने? अधिगमकर्ताओं और उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान को बताना। दोस्तों तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा पठन अक्षमता अधिक अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी है। दोस्तों सही बताना था हमें। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं है? पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। दोस्तों उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, या एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हमारा
दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। प्रमोटिंग रेपिटेशन एंड रिकॉल दोस्तों। क्या पूछा था उसने? अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में प्रणीत नहीं होता। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता? किसके साथ दोस्तों? संरचनात्मक परिवेश के साथ। विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। क्या दोस्तों? विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों से में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं, या फिर अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रतिक्रियाओं में के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं दोस्तों। तो कौन सा नहीं होगा इसमें से? तो कौन सा नहीं होगा दोस्तों? तो होगा हमारा कौन सा? अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं दोस्तों, ये नहीं होगा। आगे देखते हैं। आगे, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के दोस्तों। क्या? अधिगम लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य और अधिगम लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, या अंक लेने के लिए लक्ष्य, या असफलता से बचने के लिए लक्ष्य दोस्तों। क्या करना चाहिए एक शिक्षक को एक विद्यार्थी के लिए दोस्तों? तो क्या करना चाहिए दोस्तों? एक अधिगम लक्ष्य, एक सीखने की कला होनी चाहिए दोस्तों, लर्निंग होना चाहिए। और क्या करना चाहिए? प्रदर्शन लक्ष्य होना चाहिए, परफॉर्मेंस गोल होना चाहिए दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? लर्निंग गोल्स एंड परफॉर्मेंस गोल। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है? लक्ष्य एवं समय सारिणी निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, उदाहरण एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, हम उम्र साथी को समझना, समय से प्रश्न करना। तो कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? क्या पूछा उसने? निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है दोस्तों? क्या पूछा ना? इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजीज। तो क्या क्या हो गया दोस्तों? तो हमारे सभी हो जाएंगे दोस्तों। लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना भी होगा, संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणाओं और नक्शे बनाना भी होगा दोस्तों, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना भी होगा, हम उम्र साथी को समझना भी होगा, और समय से प्रश्न करना भी होगा दोस्तों। क्या हो गए? सभी हो जाएंगे हमारे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक होता है। क्या पूछा उसने? बाहरी अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है दोस्तों। मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती हूँ। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ। गृह कार्य तो समझते होगे ना दोस्तों, होमवर्क, क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए क्या करते हैं? हमें अंक देते हैं। तो कौन सा उदाहरण है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें? मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें क्या देते हैं दोस्तों? अंक देते हैं। ए कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज द टीचर गिव्स इन अस मार्क फॉर ईच असाइनमेंट दोस्तों। आगे देखते हैं। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इन प्राइमरी क्लासरूम ए टीचर शुड क्या करना चाहिए दोस्तों? केवल उदाहरण देने चाहिए, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, या उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देने चाहिए दोस्तों। तो क्या करना चाहिए दोस्तों? तो एक टीचर को क्या करना चाहिए?
अगर बच्चे को कुछ समझाना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए दोस्तों, उदाहरण भी देने चाहिए और गैर उदाहरण भी देने चाहिए। अंदर के भी बताने चाहिए और बाहर के उदाहरण देकर भी समझाना चाहिए दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, गिव बोथ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल। आगे देखते हैं। निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? किसको बढ़ावा देगी दोस्तों? अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। अन्वेषण एवं परिचर्या, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, सूचनाओं का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, यूजिंग पुनेटिव मेजर्स, एकरूप एवं मानकीकृत परीक्षण दोस्तों। तो क्या होगा, कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है दोस्तों? तो कौन देता है दोस्तों? एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन देता है दोस्तों। जब डिस्कस करेंगे क्या होगा, अन्वेषण एवं परिचर्या करेंगे दोस्तों। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन करना ही क्या देता है, बच्चों के अंदर अर्थ निर्माण को बढ़ावा देता है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को उनको मिलता है। आगे देखते हैं। बच्चों की गलतियों एवं प्रांत धारणाएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एक विघ्न है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। सूचित करती है कि बच्चों की क्षमताओं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर है दोस्तों। तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है क्या है, बच्चों की गलतियां व प्रांत धारणाएं दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? लघु वयस्क के रूप में। किसके दोस्तों? लघु वयस्क के रूप में, जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान और संवेग में वयस्क की तुलना में कम है। कोरी पटिया या खाली स्लेट, जिससे जीवन का अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। एक निष्क्रिय प्राणी, जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जाता है या ढाला जा सकता है दोस्तों। एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। क्या पूछा उसने, संरचनात्मक ढांचे में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है दोस्तों? तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? तो क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, एक समस्या समाधान करने वाला एवं वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप के अंदर उसको देखा जाता है दोस्तों। किसके अंदर देखा जाता है? एक समस्या और समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है दोस्तों? क्या कक्षा के अंदर सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय दोस्तों एक मूक दर्शक होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना, कक्षा को छोड़ देना और बच्चों को समय कार्य करने देना, सहयोगात्मक होना और प्रत्येक समूह की निगरानी करना, उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं दोस्तों। तो क्या करना चाहिए दोस्तों, किस प्रकार की सहायता करनी चाहिए एक शिक्षक को विद्यार्थियों की? तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सहयोगात्मक होना चाहिए और प्रत्येक समूह की क्या करना चाहिए, अच्छे से निगरानी करनी चाहिए दोस्तों। इज टू बी सपोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप दोस्तों। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है दोस्तों? किसके बारे में दोस्तों? विकास के बारे में और अधिगम के बारे में। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। क्या? डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर नॉट रिलेटिव। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है दोस्तों। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित और अतः निर्भर होते हैं दोस्तों। किसकी बात की है दोस्तों उसने? डेवलपमेंट और लर्निंग के बारे में बात किया। उन दोनों के बीच के अंदर जो रिलेशन है दोस्तों उसके बारे में बात की है। तो क्या होगा दोस्तों, हमारा विकास और अधिगम होता है क्या होता है दोस्तों? अंतर संबंधित और अंतर निर्भर होते हैं दोस्तों। क्या होता है? इंटर रिलेटेड एंड क्या होते हैं? इंटर डिपेंडेंट होते हैं दोस्तों। तो कैंसर हो जाएगा इसका, हमारा फोर्थ हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं।
पियाजे के अनुसार दोस्तों, अकॉर्डिंग टू पियाजे, विशिष्ट मनोवैज्ञानिक सूचनाएं संरचनाएं अनुभव में सही अर्थ निकालने में व्यवस्थित तरीके को क्या कहते हैं दोस्तों? किसके अंदर पूछा उसने? पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं दोस्तों, जो क्या है, अनुभव से सही अर्थ निकालने में व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है? मानसिक उपकरण कहा जाता है, स्कीमा कहा जाता है दोस्तों, प्रतिमान कहा जाता है, या मानसिक मैप कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं हम? उसको हम स्कीमा कहते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? स्कीमा कहते हैं। क्या होता है? व्यक्ति तथा बालक के मन और उसके मस्तिष्क में जो उदित निर्मित विचारों के बिंदुओं के क्या होता है दोस्तों? पुंज कह सकते हैं हम, पुंज को स्कीमा कहते हैं। जिससे क्या होता है, किसी भी संकल्पना रूपायित या व्याख्यित होती है। जो क्या करते हैं दोस्तों, पियाजे के अनुसार क्या है, पियाजे ने क्या किया, अधिगम की आत्मसातकरण के दौरान एवं उपरांत इस विचार की महत्ता पर दोस्तों क्या किया है, जोर दिया है। किस पर दिया है? जो अनुभव से अर्थों को व्यवस्थित करते हैं दोस्तों, जो मनोवैज्ञानिक संरचनाएं कहा जाता है जिसको, तो क्या होगा दोस्तों? वो स्कीमा कहलाएगा। आगे देखते हैं। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपयोग कथन को प्रकाशित करती है? दोबारा पढ़ लेते हैं दोस्तों। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। समीपस्थ, निकटस्थ, विकास का क्षेत्र, साम्यधारण, संरक्षण या बुद्धि दोस्तों? क्या लेकर जा सकते हैं दोस्तों? तो क्या होता है दोस्तों? वो होगा हमारा समीपस्थ, निकटस्थ, विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट दोस्तों। आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ले वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक क्रियाओं को बदला जाता है दोस्तों? पुरस्कार एवं दंड, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, सोशल इंस्ट्रक्शन, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, या फिर हमारा उद्दीपन अनुक्रिया संबंध या अनुकूलन एवं संगठन दोस्तों, डेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होगा दोस्तों? ले वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है दोस्तों? कोग्निटिव प्रोसेस प्राइमरली थ्रो। आपको बताना है दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों वो होगा हमारा कौन सा, किसके द्वारा? सोशल इंटरेक्शन के द्वारा दोस्तों। क्या कहलाएगा? सामाजिक पारस्परिक क्रिया कहलाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को अच्छे लगेंगे। तो प्लीज़ जुड़े रहे हमारे साथ। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।